हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अबीर, उम्मीद आप लोग सब खरीद से होंगे। क्या आपने और मैंने एज एन इन्वेस्टर ये रियलाइज़ किया कि हमारे पास जो भी ट्रेडिंग अकाउंट होता है किसी भी एक्स वाई जी ब्रोकेज अकाउंट के साथ, तो हम किसी दूसरी ब्रोकेज के अंदर भी जो ब्रोकेजेस हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी होती हैं, डिटेल्स प्रोवाइड करी होती हैं, उन पे हम नज़र डालते हैं और देखते हैं कि यार वो ब्रोकेज जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट सजेशन दे रही होती है। सो मैंने कहा इस वीडियो के अंदर आप लोग के साथ एज अ रिसर्च एनालिस्ट, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट इसके ऊपर डिस्कस किया जाए और आप लोग के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए कि किस तरीके से आप अपनी ब्रोकेज की रिसर्च के अलावा भी किसी दूसरी ब्रोकेज की अगर कोई इन्वेस्टमेंट सजेशन या ट्रेडिंग सजेशन आ रहे हैं उनके सोशल मीडिया पे, तो किस तरह आप बेसिक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके आप उसके अंदर खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट फायदेमंद है या नहीं। एंड अगेन मैं बार बार ये चीज़ अपने कंटेंट में मेक श्योर करवाता हूँ कि आप लोग जब तक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं सीखेंगे, बेसिक एनालिसिस करना सीख लें, आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी। बिकॉज कहीं भी किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उससे पहले अगर आप मेच्योरिटी से फंडामेंटल उस कंपनी के फाइनेंशियल, उस कंपनी की प्रोफाइल, शरिया कंप्लाइंट स्टेटस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीज़ें मालूम कर लें और उसके बाद टेक्निकल जाके ये देख लें कि क्या जो ब्रोकेज ने या कहीं से भी आपको इन्वेस्टमेंट सजेशन मिला है, क्या वो रेंज अच्छी है, क्या वो उस रेंज से ऊपर जाने के डायरेक्शन में अवेलेबल नज़र आ रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि जब मैं बाय करूँ और मुझे बाय करने के बाद वो उसका ट्रेंड जो है नीचे चले जाए। बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि वो बाय कर लेते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि आगे आने वाले टाइम फ्रेम में क्या ऐसी न्यूज़ है, क्या ऐसा मोमेंटम है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से या तो वो स्टॉक ऊपर जा सकता है या वो स्टॉक नीचे आने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल गाइड आप लोग को दे रहा हूँ। और फर्स्ट वीडियो का पार्ट जो है वो यही है कि हम ब्रोकेजेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, देखेंगे क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ब्रोकेजेस जो है वो किस तरीके की अपनी रिसर्च प्रोवाइड करती हैं और कौन सी ब्रोकेज ऐसी है जो कि वीकली बेसिस पे अपने इन्वेस्टर्स को पब्लिकली भी और अपने क्लाइंट्स को भी इन्वेस्टमेंट सजेशन देती है। तो आपके स्क्रीन के सामने, मेरे और आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 4 टैब्स खुले हुए हैं और इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एक कंपनी है केएसबी केटेड के नाम से, विच वाज फॉर्मली नोन एज खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज बैक इन द कोविड डेज व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर देम एज वेल एज अ रिसर्च एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर। मैंने कोविड के डेज में उनके इनके पास काम किया, देन आई लेफ्ट फॉर पर्सनल रीजन। तो आप देख सकते हैं कि खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज अपने फेसबुक पेज पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और वीकली बेसिस पे जो है वो सेल्स पिक ऑफ द वीक देते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई वो टॉपिक, कोई ना कोई वो स्टॉक सजेस्ट करते हैं जिसके अंदर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। दैट बीइंग साइड, रिसर्च के मामले अगर हम बात करें तो आरिफ हबीब एन इक्विटी जो ब्रोकेजेस हैं वो रिसर्च के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग है और अपनी रिसर्च रेगुलर बेसिस पे फेसबुक के पेज पे और अपने सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। अगेन एज एन इन्वेस्टर ये मेरा और आपका रोल है कि हमें जो है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि रिसर्च को पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ बिगिनर इन्वेस्टर। तो आप देख सकते हैं तमाम रिसर्च उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। देन वी हैव अनदर ब्रोकेज जिसके पास मेरा अपना ट्रेडिंग अकाउंट अवेलेबल है। मेरा स्टॉक मार्केट का जो ट्रेडिंग अकाउंट है बीएमई कैपिटल के साथ है। मैं यहाँ किसी भी ब्रोकेज की प्रमोशन नहीं करा, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ब्रोकेजेस अपने जो प्लेटफॉर्म एक्टिव रखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करती हैं। एज एन इन्वेस्टर उनको मॉनिटर करना, देखना वो ज़्यादा ज़रूरी है और कंसिडरिंग कि जो भी वो रिसर्च प्रोवाइड कर रही है उस रिसर्च को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमें जो है वो नज़र आता है। देन वी हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ एंड आई हैव रियलाइज्ड कि रेगुलर बेसिस पे ये अपने पब्लिकली कुछ इन्वेस्टमेंट सजेशन देते हैं जिनको एज एन इन्वेस्टर किस तरह एनालाइज करना है, बेसिक एनालिसिस करने, वो बेसिकली मैं यहाँ पे चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज कि दिस पास्ट वीक 17 में हमारे पास यहाँ पे ट्रेडिंग कॉल फ्रॉम रिटेल डेस्क, जो जेएस ग्लोबल का रिटेल डेस्क है, उन्होंने यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं वो सजेस्ट किए हैं जिनके अंदर उस स्टॉक के जो भी सिंबल है उसकी हमारे पास स्ट्रेटेजी है, क्या बाय करना है, सेल करना है, लास्ट क्लोज क्या प्राइस है और टारगेट प्राइसेस क्या है अलॉन्ग विद द स्टॉप लॉस। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि नीचे कुछ S2 S1 पिवट R1 R2 मेंशन है। S मीन सपोर्ट लेवल्स, R मीन रेजिस्टेंस लेवल। पिवट समझे वो चौरंगी है जहां से स्टॉक डिपेंड करता है कि उसके अंदर इनकमिंग वॉल्यूम क्या, अगर बुलिश वॉल्यूम है तो स्टॉक ऊपर जाता है, अगर नेगेटिव वॉल्यूम है तो स्टॉक नीचे आता है। सो दैट बीइंग सेड, यहाँ पे वो सारी चीजें उन्होंने मेंशन किया। अलॉन्ग विद दैट दे हैव आल्सो मेंशन सम स्टेटमेंट जिसके अंदर उन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस किए, रीजंस बताएं कि इसके अंदर इन रीजंस की वजह से हम आपको इन्वेस्टमेंट सजेशन दे रहे हैं। सो दैट बीइंग सेड, अब इस रिटेल डेस्क की इंफॉर्मेशन को, सजेशन को किस तरीके से एज अ बिगिनर इन्वेस्टर आपने अंधाधुन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या बेसिक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करने, वो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा सा अपने आप को भी इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि हाँ,
इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं ये अगर बेसिक एनालिसिस कर लूँ, 5 से 10 मिनट लगा के फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कर लें, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेहतर बना सकते हैं। और उन कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, कम इन्वेस्टमेंट करनी है, कंसिडरिंग आपका जो भी रिस्क एपेटाइट है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने लिए बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। और अगेन मैं अपनी कम्युनिटी में जो मेरे साथ लोग कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, जो मेरी कंसल्टेशन देते हैं या मेरा स्टॉक मार्केट का कोर्स लेते हैं, वो इन सब चीज़ों को पहले सीखते हैं, तभी मेरे साथ काम करने में उनको मज़ा आता है। बिकॉज ये चीज़ें मैं उनको सिखा के काम कराता हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि जिस तरीके से चीज़ें मैंने सीखी हैं अपनी कम्युनिटी को अपने कंटेंट के थ्रू, अपने सर्विसेज के थ्रू मैं प्रोवाइड कर सकूँ। सो वीडियो के सेकंड पार्ट को ज़रूर देखिएगा एंड आई होप कि आपको जो है फर्दर डिसीजन लेने में आसानी होगी। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आजकल, और उसके अंदर ऑब्वियसली जो पोर्टल है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छी अवेलेबल है, जिसको आप यूज़ करने में ऑब्वियसली मज़ा भी आता है। एंड इट मेक्स इट ईजियर फॉर पीपल लाइक मी, पीपल लाइक अदर जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कि वो डेटा को यूटिलाइज करके अपने लिए कंटेंट बना सकते हैं और फिर आप लोग को उस कंटेंट के थ्रू जो है वो डिटेल गाइड बेसिकली प्रोवाइड कर पाते हैं। सो दैट मीन सेड सरमाया डॉट पी के एक प्लेटफॉर्म है। इसको एक्सप्लोर करने से पहले इसके ऊपर क्या क्या किस तरीके से हमने पॉइंटर इस्तेमाल करने, मैंने यहाँ पे कुछ नोटपैड के अंदर पॉइंट्स बेसिकली मेंशन किए कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट सजेशंस आ रही हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से, उनको किस तरीके से पढ़ना है, उनके क्या क्या पॉइंटर्स ऐसे हैं जिनके आपने एनालिसिस करने, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने उस कंपनी का शरिया कंप्लाइंट स्टेटस चेक करना है और ये चेक करना है कि वो KMI सेक्टर में लिस्टेड है या नहीं। सो फॉर दैट हम यहाँ सरमाया पे स्टॉक के ऑप्शन में आएंगे एंड विल क्लिक ऑन इस्लामिक कंपनीज। वाई? बिकॉज इस्लामिक कंपनीज के अंदर तमाम शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं जो कि KMI ऑल इंडेक्स में हमें नजर आती हैं। KMI ऑल शेयर इंडेक्स में तमाम शरिया कंप्लाइंट कंपनी, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, वो सारी तमाम यहाँ पे लिस्टेड होती हैं। दैट बीइंग सेड, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास नीचे एक लिस्ट मौजूद है, PSX मार्केट वॉच। और PSX मार्केट वॉच के अंदर हमारे पास यहाँ पे कितने स्टॉक्स अवेलेबल हैं, वो अगर आप 10 सेलेक्ट करना चाहें, 50 सेलेक्ट करना चाहें, 100 सेलेक्ट करना चाहें, वो आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा कि हमने जो ब्रोकेजेस हैं जिन्होंने यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट सजेशन दिया हुआ है, उनमें से किसी एक कंपनी की हमने एनालिसिस करने और के जो है वो फाइंड आउट करने कि किस तरीके से आप बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। सो दैट मीन साइड यहाँ पे हम ले लेते हैं PPL को। सो हेयर आई टाइप इन सर्च कॉलम PPL जस्ट टू सी कि क्या ये शरिया कंप्लाइंट है। इफ द कंपनी शरिया कंप्लाइंट, तो वो यहाँ पे लिस्ट में अवेलेबल होगी, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि PPL इज अवेलेबल राइट हेयर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन एंड इट इंडिकेट्स कि ये शरिया कंप्लाइंट स्टॉक है, इट इज वाई इट इज लिस्टेड इन KMI ऑल शेयर इंडेक्स। इसको हम खोल लेंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारा जो पहला पॉइंटर है वो हमें ये चेक करना है कि शरिया कंप्लाइंट है, दैट इज चेक, दैट इज टिक्ड ऑफ, और हमें पता है कि शरिया कंप्लाइंट और KMI सेक्टर में भी हमें नजर आता है। अब जो मेन फंडामेंटल एनालिसिस है वो ये है कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन हमने चेक करनी है कि फाइनेंशियली तरीके से क्या ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से लेंगे। सो आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद PPL की परफॉर्मेंसेस है उसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, कंपनी स्नैपशॉट है इसको भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव फंडामेंटल, पेयर्स एंड रिमेनिंग ऑप्शंस अवेलेबल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास उसके सालाना बेसिस के हिसाब से उसकी इनकम स्टेटमेंट, उसकी बैलेंस शीट, उसका कैश फ्लो, रेशियो, इक्विटी, सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे डिटेल आना शुरू हो जाती हैं। अब आप बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहें, उसकी इनकम स्टेटमेंट देना चाहें, इनकमिंग जो भी कैश का यूजेज है, सेल्स हैं, उसकी COGS विच मीन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसने क्या बनाई है, सालाना बेसिस पे क्या ये अमाउंट बढ़ रही है, कम हो रही है, इसको आपने मॉनिटर करना है। इससे अंदाजा होता है कि फाइनेंशियली कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। ग्रॉस प्रॉफिट सालाना बेसिस पे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इसकी भी आपने ट्रेंड की डायरेक्शन देखनी है। तो इस तरह एनालिसिस करने के बाद आप बैलेंस शीट की एनालिसिस कर सकते हैं, कैश फ्लो के एनालिसिस कर सकते हैं, बैलेंस शीट में उसके फिक्स एसेट क्या हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इस तरीके से फाइनेंशियल हम जो कंपनी के हालात देखेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि ठीक है कंपनी फाइनेंशियल बेसिस पे अच्छा परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही, और उसकी अर्निंग पर शेयर सालाना बेसिस पे पर शेयर अर्निंग इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इससे भी काफ़ी हद तक हमें अंदाजा हो जाता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं। तो इससे हमने अंदाजा लगा लिया कि ठीक है हमारे पास बेसिक फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस अगर आप करना चाहें, फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहें, फंडामेंटल एनालिसिस की सेल्स अच्छी हैं, एवरेज हैं, गुड हैं, बैड हैं, उसकी तमाम रेटिंग सरमाया .pk यहाँ पे हमें प्रोवाइड करता है और उससे बेसिक हमें अंदाजा हो जाता है कि कंपनी फाइनेंशियल तौर पे किस तरह परफॉर्म कर रही है। दैट बीइंग सेड, फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद अब हम ये देखेंगे कि कोई रिसेंट मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऐसी तो नहीं है जिसका इम्पैक्ट उसके शेयर प्राइस पे आ सकता है। कंसिडरिंग कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन का ये मकसद नहीं होता कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमेशा पॉजिटिव
अनाउंसमेंट होगी। मटेरियल इन्फॉर्मेशन का मकसद ये होता है कि कंपनी की कोई ऐसी डेवलपमेंट जो या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, उसका इम्पैक्ट उसके स्टॉक प्राइस पे होता है, डिपेंडिंग कि किस तरीके की न्यूज़ हमें जो है वो सुनने को मिल रही है। तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो पे आउट्स का ऑप्शन अवेलेबल है। और हम इसके अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। और कंपनी अनाउंसमेंट पे जब जाएंगे तो देख सकते हैं कि अगर आपको रिसेंटली किसी भी कंपनी की मटेरियल इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे अनाउंसमेंट लिखी हुई नज़र आ रही है, आपने कुछ नहीं करना, आपने उसका पीडीएफ खोलना है। पीडीएफ खोलने के बाद आपने उस मटेरियल इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है, उस मटेरियल इन्फॉर्मेशन को समझना है। अगर अच्छी डेवलपमेंट होगी तो ऑब्वियसली वो कंपनी के स्टॉक की जो वैल्यू है वो बढ़ाएगी। अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होगी तो ऑब्वियसली वो वैल्यूएशन जो है वो उसकी नेगेटिव लेके जाएगी और स्टॉक प्राइस के अंदर डिक्लाइन हमें नजर आएगा। तो इस तरीके से हम बेसिक आप आइडेंटिफाई करें कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन उस स्टॉक की अवेलेबल है या नहीं, और उससे भी हमें अंदाजा हो जाता है कि ठीक है, अगर पॉजिटिव मटेरियल इन्फॉर्मेशन है तो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा नियर फ्यूचर, नेगेटिव मटेरियल इन्फॉर्मेशन है तो नेगेटिव इंपैक्ट हमें नजर आता है। थर्ड पॉइंट इज चेक इफ द कंपनी पेज एनी डिविडेंड, इफ यस देन व्हेन इज द नेक्स्ट डिविडेंड पेमेंट। अगर हम मजीद नीचे चले जाएं और यहाँ पे पे आउट्स के ऑप्शन पे क्लिक करें तो पे आउट्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें पता चल जाता है कि किस ड्यूरेशन में, किन मंथ्स में। अब जैसे आप देख सकते हैं कि मई में जो है वो पीपीएल ने डिविडेंड अनाउंस किया, और इसी तरह फिर हमारे पास मार्च में कंपनी ने अनाउंस किया, इसी तरह फिर हमारे पास पिछले साल जो है वो अनाउंसमेंट है। तो हमें अंदाजा हो जाता है कि डेट से देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि वो किन मंथ्स में, किस क्वार्टर में डिविडेंड देती है और कितने परसेंट का पे आउट देती है। तो वो भी पे आउट परसेंटेज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है। 10% का मतलब है ₹1, 25% का मतलब है ₹2.5, 15% का मतलब है ₹1.25। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी डिविडेंड देती है और कब नेक्स्ट डिविडेंड देने वाली है। अगर वो टाइम फ्रेम आ रहा है कि उसने डिविडेंड देना है तो ऑब्वियसली उसकी स्टॉक प्राइस बढ़ती है, बिकॉज इन्वेस्टर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद अब आपने फोर्थ पॉइंट ये देखना है, बेसिक पॉइंट ये देखना है कि 52 वीक हाई पर है या 52 वीक लो रेंज पर है, बिकॉज उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि सालाना बेसिस पे क्या उसकी प्राइस उसके हाईएस्ट लेवल पर है या उसके जो है वो डाउनवर्ड लेवल पर है। तो उससे हमें अंदाजा होता है कि हम उसके अंदर देख सकते हैं कि क्या वो ओवरबॉट रीजन में, क्या ओवरसोल्ड रीजन में। और अगर 52 वीक हाई के करीब है तो इसका मतलब कि उसके अंदर करेक्शन एक्सपेक्टेड है। 52 वीक लो के नीचे है तो इसका मतलब कि कोई इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो उसकी स्टॉक प्राइस गिरी हुई है, लेकिन आगे जाके वो कहाँ तक रिकवर कर सकती है तो वो हमें 52 वीक्स जो रेंज है वो हमें बताती है। तो 52 वीक्स हाई की रेंज की अगर हम बात करें सो 137 तकरीबन ₹138 इसकी हाईएस्ट रेंज है। और 52 वीक्स लो की बात करें, सबसे लोएस्ट प्राइस पे जब ये अवेलेबल था तो तकरीबन ₹56 की हमें प्राइस नज़र आती है। अगर करंट प्राइस पे नज़र डालें तो ₹123 की पीपीएल की करंट प्राइस है। तो इससे एज एन इन्वेस्टर आपको अंदाजा हो जाता है कि अपसाइड कितना पोटेंशियल इसके अंदर अवेलेबल है, कंसिडरिंग इसके 52 वीक्स हाई एंड लो की अगर हम नंबर्स को आइडेंटिफाई करें। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट पांचवा पॉइंट जो है वो इसके रिटर्न देखने हैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, ताकि आप एनालाइज कर सकें लेटर ऑन टेक्निकल पे कि उसके अंदर मजीद स्पेस अवेलेबल है कि क्या वो मजीद ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता। तो वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे देखने के लिए आप जब ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस है। अब परफॉर्मेंस आप वीकली बेसिस पे देखना चाहें, मंथली बेसिस पे देखना चाहें, वो आपके अपने प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर उसकी वीकली परफॉर्मेंस 10%, 15% अबव है तो इट मीन्स कि वो टेक्निकली ओवरबॉट होगा। अगर उसकी परफॉर्मेंस हमारे पास नेगेटिव -15% अगर हमें नज़र आती है या -10% नज़र आती है, इट मीन्स कि उसके अंदर डिक्लाइन है। इसके अंदर इसका मतलब कि वो ओवरसोल्ड रीजन में कहीं ना कहीं मंडला रहा है, तो उसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसकी भी वीडियो में 1 वीक चेंज की ऑलरेडी बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे लाइव है, जाके आप देखिएगा। सो दिस कंक्लूड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस जो आपने कंपनी के प्रोफाइल को खोल के सरमाया.pk पे करने हैं, और उसके बाद आपने जो है अपना डिसीजन लेना है कि क्या आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट पार्ट में टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कैसे परफॉर्म करने हैं, बेसिक टूल किस तरह परफॉर्म करने हैं, उससे क्या अंदाज़ा लगाना है, उसकी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो स्टे ट्यून फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।